नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में अपन ने मेवाड़ के गुहिल राजवंश की स्थापना के बारे में अध्ययन किया था। हमने पढ़ा मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है इसका संस्थापक श्री गुहिल था। 566 ईस्वी में श्री गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की और उसके पश्चात इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक, पहला प्रतापी शासक था वो बप्पा रावल अथवा कालभोज था। उसका मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हारित ऋषि के आशीर्वाद से उसने मानमोरी को पराजित कर उससे चित्तौड़ छीन लिया। तो हमने बप्पा तक का इतिहास पढ़ा। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग महादेव का मंदिर बनवाया, जिसे लकुलीश मंदिर भी कहा जाता है। लकुलीश मंदिर या एकलिंग मंदिर। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। ये बात भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई। 115 ग्राम ग्रेन का जो सोने का सिक्का था, 115 ग्राम सोने का सिक्का जिसके ऊपर त्रिशूल, मछली, पानी की बूंदे इत्यादि का अंकन है, ऐसा सोने का सिक्का बप्पा का मिला है। बप्पा रावल के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक मेवाड़ का आया उसका नाम अल्लट। अल्लट और अल्लट जो है इसका मूल नाम आलू रावल बताया जाता है। आलू रावल या अल्लट मेवाड़ का शासक बना। इनकी राजधानी नागदाई थी, लेकिन आगे चल करके इसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया नालंदा के साथ साथ। तो आहड़ को राजधानी बनाने वाला शासक अल्लट है। अल्लट ने हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हून राजकुमारी हरिया देवी से। हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह अल्लट ने किया। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण तो अल्लट से संबंधित प्रमुख बातें, इसने नागदा के साथ साथ आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी बात, इसने हरिया देवी जो हून राजकुमारी है से संबंध बनाए और हरिया देवी से विवाह किया। इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ से प्राप्त एक लेख में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के नाम, संधि विग्रह आदि प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। इससे इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया है कि मेवाड़ में अल्लट ने ही नौकरशाही की शुरुआत की थी। प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानकारी आहड़ से प्राप्त एक लेख से मिलती है, जिससे पता चलता है कि अल्लट ने नौकरशाही की शुरुआत की थी मेवाड़ में। तो नौकरशाही की शुरुआत अल्लट ने की। तो बप्पा के बाद में जो प्रमुख शासक हुआ वो अल्लट हुआ। और अल्लट से संबंधित 3 बातें मैंने आपको बताई। अल्लट के बाद में नरवाहन मेवाड़ का शासक बना। हालांकि बीच में और भी शासक आए, लेकिन उनका जो इतिहास है वो अंधकार में है, पूरी जानकारी नहीं मिलती। नरवाहन और नरवाहन के बाद में स्थिति जो थी वो काफी कमजोर हो गई। मेवाड़ का जो इलाका है उस पर परमारों और प्रतिहारों का अधिकार हो गया। परमारों और प्रतिहारों का अधिकार हो गया। मुंज परमार ने संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र पर, चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मुंज परमार
9वीं और 10वीं शताब्दी में परमारों का आधिपत्य रहा मेवाड़ पर। नरवाहन के बाद में रण सिंह के शासक होने का उल्लेख मिलता है। नरवाहन के बाद में बीच में कई शासक आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण शासक रण सिंह का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। रण सिंह से ही रावल और राणा ये दो शाखाएं निकली थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। रण सिंह का पुत्र था सामंत सिंह। रण सिंह का पुत्र सामंत सिंह था। सामंत सिंह का विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, पृथ्वीराज द्वितीय, यहां पृथ्वीराज द्वितीय ध्यान रहे, पृथ्वीराज तृतीय नहीं है, पृथ्वीराज सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई के साथ में सामंत सिंह, जो कि रण सिंह के बाद में रण सिंह के उत्तराधिकारी थे, उनका विवाह पृथ्वीबाई के साथ में हुआ। इधर पृथ्वीराज द्वितीय और कीतू चौहान, इन दोनों के दुश्मनी थी और उसका खामियाजा सामंत सिंह को भुगतना पड़ा। कीतू चौहान ने सामंत सिंह को मेवाड़ से निकाल दिया और सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में जाकर के अपना राज्य स्थापित किया। ये घटना 1178 ईस्वी की बताई जाती है। 1178 ईस्वी में सामंत सिंह ने अपना राज्य वागड़ में स्थापित कर लिया। जब हम वागड़ के रावल के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तब इस चीज को वापस उठाएंगे। 1178 ईस्वी में सामंत सिंह ने वागड़ में अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद में सामंत सिंह के भाई मथन सिंह, सामंत सिंह के भाई मथन सिंह ने कीतू चौहान से मेवाड़ वापस छीन लिया। कीतू चौहान को पराजित करके और मथन सिंह ने मेवाड़ पर अपना पुनः अधिकार किया। मथन सिंह के बाद में पदम सिंह शासक हुआ। मथन सिंह के बाद में पदम सिंह शासक हुआ और पदम सिंह के बाद में जयत्र सिंह शासक बना। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, रण सिंह के बाद में सामंत सिंह, मथन सिंह, पदम सिंह, तत्पश्चात जयत्र सिंह। और जयत्र सिंह का जो काल है वो 1213 से लेके 1253 ईस्वी तक का बताया है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो मुख्य इतिहासकार है राजस्थान के। इन्होंने जयत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी बताया है। कुछ इतिहासकार इसको 1250 तक मानते हैं। जयत्र सिंह ताकतवर शासक था। जयत्र सिंह ने वापस मेवाड़ की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और आसपास के क्षेत्रों को उसने जीत करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसी समय दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश सत्ता में था। ये काल देखिए, इल्तुतमिश का सही बैठ रहा है। तो इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर अटैक किया और इल्तुतमिश ने जो मेवाड़ पर अटैक किया तो जयत्र सिंह ने इल्तुतमिश को युद्ध में पराजित कर दिया। यह युद्ध बूताड़ा का युद्ध कहलाता है। बूताड़ा का युद्ध। इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर अटैक किया। जयत्र सिंह ने इल्तुतमिश को बूताड़ा नामक स्थान पर पराजित किया 1227 ईस्वी में। मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, कुछ इतिहासकार इसे 1234 ईस्वी की घटना बताते हैं। कुछ इतिहासकार इसे 1234 ईस्वी की घटना बताते हैं और कुछ 1227 ईस्वी की बताते हैं। बूताड़ा का युद्ध ये राजसमंद में लड़ा गया था। बूताड़ा ये जहां ये युद्ध लड़ा गया वह स्थान वर्तमान में राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है ये जगह बूताड़ा। तो बूताड़ा का युद्ध हुआ 1227 या 1234 में, जिसमें जयत्र सिंह की विजय हुई और इल्तुतमिश की पराजय हुई। इस युद्ध का वर्णन जयचंद सिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में किया। एक पुस्तक है हमीर
मद मर्दन, यानी अमीर के अभिमान का मर्दन। यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां अमीर जो शब्द है ये इल्तुतमिश के लिए प्रयुक्त हुआ है। अमीर जो शब्द है यह इल्तुतमिश के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, इल्तुतमिश के लिए प्रयुक्त शब्द हुआ है अमीर। और अमीर मद मर्दन जो रचना है ये जयसिंह सूरी की है, ध्यान रहे, जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी ने अमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें बताया कि जयतर सिंह ने अमीर यानी इल्तुतमिश को पराजित किया। यह अमीर शब्द जो है इल्तुतमिश के लिए है। हालांकि जयतर सिंह की विजय हुई, लेकिन नागदा को पूरी तरह से इल्तुतमिश की सेना ने नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश की सेना के द्वारा नागदा को नष्ट कर दिए जाने के बाद में जयतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया, यानी अब राजधानी चित्तौड़ आ गई। तो मेवाड़ की यह तीसरी राजधानी हुई। पहले नागदा, दूसरी राजधानी अल्लट ने आहड़ को बनाया। नागदा और आहड़ दोनों राजधानियां थी। जयतर सिंह और इल्तुतमिश के युद्ध के बाद जब नागदा नष्ट हो गया तो जयतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ ट्रांसफर कर दी और अब राजधानी चित्तौड़ थी। जयतर सिंह के बाद में तेज सिंह शासक बना। जयतर सिंह के बाद तेज सिंह सत्ता में आया, मेवाड़ का शासन तेज सिंह बना। तेज सिंह का जो काल है वो 1253 से लेके 1273 तक का काल बताया जाता है। तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी, तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह चित्तौड़ में है, मैं क्लियर कर रहा हूं। तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया, जो कि चित्तौड़ में है। और एक महत्वपूर्ण घटना जो तेज सिंह के शासनकाल की है वो ये है कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये ताड़ पत्र पर चित्रित किया गया ग्रंथ है, जो राज्य का पहला चित्रित ग्रंथ है। इसका चित्रण जो किया है वो कमल चंद्र ने किया है। यह घटना 1260 ईस्वी की है। 1260 ईस्वी में तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र द्वारा आहड़ में, यह आहड़ में चित्रित किया गया। तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र के द्वारा 1260 ईस्वी में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक प्रथम ग्रंथ ताड़ पत्र पर चित्रित किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तेज सिंह के बाद में उसका उत्तराधिकारी समर सिंह मेवाड़ का शासक बना। और समर सिंह के पश्चात रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना, जो 1302 ईस्वी में शासक बना और 1303 तक शासक रहा। समर सिंह 1273 से 1302 तक रहा और उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी रतन सिंह हुआ, जो 1203 तक केवल 1 वर्ष के लिए सत्ता में रहा था। यहां महत्वपूर्ण बात अल्लट और जयतर सिंह से संबंधित पूछी जाती है। जयतर सिंह का भूताड़ा युद्ध, अमीर मद मर्दन। इतना ही नहीं, जयतर सिंह ने मालवा
के परमारों, चौहानों, दिल्ली के सुल्तान को, नागौर के शासक को पराजित किया था। और इस बात की जानकारी केवल हमीर मदमर्दन में ही नहीं मिलती है, चीरवे के शिलालेख में भी इस बात की जानकारी मिलती है कि यह बहुत ताकतवर शासक था। चीरवे का जो शिलालेख है वो भी इस बात की जानकारी हमें देता है। उसके बाद में हैर सिंह और समर सिंह और रतन सिंह सत्ता में आए। रतन सिंह, ये वही रतन सिंह है जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था। रतन सिंह बहुत अल्प समय के लिए शासक बना। रतन सिंह के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर सत्ता प्राप्त करनी थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने विश्व विजय की योजना बनाई। विश्व विजय की वो योजना बनाई, वो स्वयं को सिकंदर एहसानी कहता था। सिकंदर एहसानी यानी सिकंदर के समान। और उसने संपूर्ण भारत को जीतने की योजना बनाई। और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो उत्तर और दक्षिण पूरे भारत को जीते। और इसी महत्वाकांक्षा के चलते उसने चित्तौड़ पर भी अटैक किया। उसने न केवल चित्तौड़ पर अटैक किया, पहले उसने रणथंभौर को जीता, उसके बाद में उसने चित्तौड़ को जीता, जालौर को जीता और दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों को जीता। यहां चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण के दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी महत्वाकांक्षा थी। और चित्तौड़ जो है वो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि दक्षिण भारत के लिए, मालवा के लिए और दक्षिण सिंध के लिए चित्तौड़ से होकर के रास्ते जाते थे। इसलिए वो सामरिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। इसलिए उसने वहां पर नियंत्रण करना उचित समझा ताकि वो आगे अपना विजय अभियान बढ़ा सके। दूसरा जो एक कारण बताया जाता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में बताया गया है। एक ग्रंथ है पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की। 16वीं सदी में रचित ग्रंथ है ये। और इसका रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। इस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी या पद्मावती जो थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, अति सुंदर थी। और उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर के उसे पाने की लालसा से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहानी बताता है कि राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था, तांत्रिक था, जिसकी रतन सिंह ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। राघव चेतन जो था उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राघव चेतन नाराज हो गया और वो जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से मिला। उसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया और अलाउद्दीन खिलजी उसे पाने की चाह में चित्तौड़ पर चढ़ाया। ये एक कारण बताया जाता है चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का। और एक कारण उसकी महत्वाकांक्षा, उसका विजय अभियान। कारण कुछ भी रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, यह बात सत्य है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में। और इसमें
पद्मावत के अनुसार तो बहुत कहानियां हैं, लेकिन जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण चित्तौड़ पर कब हुआ। महाराणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती या पद्मिनी, वह कारण थी इस युद्ध का। इस बात की जानकारी पद्मावत ग्रंथ से मिलती है, जिसका रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया और उसने महाराणा रतन सिंह को जब बंदी बना लिया, तो रतन सिंह को छुड़वाने के लिए पद्मिनी को जाना था अलाउद्दीन के पास में, लेकिन पद्मिनी के स्थान पर रतन सिंह के दो महान सेनानायक गोरा और बादल, ध्यान रहे गोरा और बादल का संबंध रतन सिंह से है। गोरा और बादल नाम के जो सेनानायक थे, ये वहां पर पहुंचे, उन्होंने युद्ध किया वीरता के साथ में, वीर गति को प्राप्त हुए। रतन सिंह, गोरा, बादल सहित बहुत सारे सैनिक इस युद्ध में मारे गए। जब रतन सिंह की हार हो गई, रतन सिंह की मृत्यु हो गई, गोरा बादल मारे गए, तो पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में जोहर किया। पद्मिनी के द्वारा जोहर किया गया, इसने यहां जोहर कर लिया। तो इस तरह से 1301 का जो साका है, यह चित्तौड़ का पहला साका माना जाता है। चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। मैं आपको क्लियर कर दूं, केसरिया जब राजपूत योद्धा अपने सर पर केसरिया बांध लेते हैं, उसके बाद में वो युद्ध भूमि से लौटकर वापस तभी आते हैं जब उनकी जीत होती है। यानी या तो जीत करके आते हैं या तो रणभूमि में खेत रहते हैं, वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ये है केसरिया। और जब केसरिया होता है, जीत हो गई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर राजपूत सैनिकों की, राजाओं की अगर वहां हार हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जो उनकी रानियां हैं, रानीवास जो है, उसकी इज्जत संकट में पड़ जाती है। इसलिए रानियां अपने आप को जीते जी आग में झोंक देती है। इसे जोहर कहते हैं। तो केसरिया और जोहर जब दोनों होता है तो इसे साका कहा जाता है। केसरिया और जोहर दोनों होता है, इसे साका कहा जाता है। और इस तरह से चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम का आदेश दे दिया। कहा जाता है चित्तौड़ के किले में लगभग 30,000 लोगों को मार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। खिज्र खां यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। इसने चित्तौड़ का प्रशासन संभाला और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिज्राबाद रख दिया। आप इसे नोट करें, चित्तौड़ का नाम बदल करके खिज्राबाद रखा गया और चित्तौड़ का प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त कर दिया गया। ये खिज्राबाद है, चित्तौड़ का नाम है। जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां के प्रशासक बनने पर उसके नाम के कारण ही उसका नाम खिज्राबाद कर दिया गया। इस बात की जानकारी हमें अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह से मिलती है। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के उस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे अमीर खुसरो, और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, खजाइन उल फुतूह।
या तारीख ए अलाई, इसी का दूसरा नाम तारीख ए अलाई। रचनाकार अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो, जिसे तोती हिंद के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की खजाइन उल फुतूह, और इसी खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान का उल्लेख मिलता है। और एक जो ग्रंथ हमारे पास है वो है मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। मैं पद्मावत के बारे में दो चीजें और बता देना चाहता हूं। पद्मावत ग्रंथ जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने रचा, और इसी ग्रंथ से प्रेरणा लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना चौपाई छंद में की। यानी कि पद्मावत जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया, ये पूरा चौपाई में लिखा गया। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया है जायसी ने, और इसी से प्रेरित होकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है पद्मावत के बारे में। और खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है। एक बात यहां मैं और बता देना चाहता हूं कि गोराबाद का संबंध रतन सिंह से है। राजस्थान में इस प्रकार के 2-3 जोड़े हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रहे गोरा और बादल, इनका संबंध रतन सिंह से। जेता और कुंपा मैं आगे बताऊंगा, इनका संबंध जेता और कुंपा का संबंध राव मालदेव राठौर से। रणमल रतिपाल, रणमल और रतिपाल का संबंध जो रहा है वो अमीर चौहान से रहा है। आला और उदल, इनका संबंध परमर्दिन देव चौहान या चंदेल या परमाल से रहा है। परमाल या परमर्दिन देव चंदेल महोबा का शासक था, जिसको पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया था। उसके वीर सेना नायक थे आला और उदल। रणमल के जो रणमल और रतिपाल थे, ये दोनों वीर सेना नायक जो थे, हालांकि इन्होंने धोखा किया था अमीर चौहान के साथ, अमीर चौहान के थे। जयता और कुंपा जो थे ये राव मालदेव के थे। और जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता जो थे ये महाराणा उदय सिंह के थे। तो इस तरह से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन सेनानियों का संबंध किस राजा से रहा है या मिलान कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आपको आज रतन सिंह के और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के बारे में बताया। हालांकि इसके बारे में लंबी चौड़ी कहानियां कही जाती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। इस तरह से या तो पूछा जाता है उसका आटे का सन पूछा जाता है, पद्मावत के रचनाकार का नाम पूछा जाता है, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हुआ यह पूछा जाता है, पहला साका कब हुआ यह पूछा जाता है, खजाइन उल फतूह का रचनाकार पूछा जाता है, या यूं पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में निम्न में से कौन सा इतिहासकार था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। खिज्र खां कुछ समय तक चित्तौड़ का प्रशासक रहा, लेकिन हिंदू प्रजा होने के कारण खिज्र खां का लंबे समय तक प्रशासक बने रहना संभव नहीं था। इसलिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के सोनगरा शासकों को पराजित कर दिया, कानड़देव और बीरमदेव जब मारे गए, तो उसके बाद में कानड़देव का ही वंशज मालदेव चौहान, जो कि जालोर का सोनगरा चौहान था, मालदेव चौहान को खिज्र खां के स्थान पर चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया और चित्तौड़ का राज्य जो है मालदेव को सौंप दिया गया। तो खिज्र खां के बाद में चित्तौड़ का जो शासन सौंपा गया वो किसे सौंपा गया? मालदेव को।
इसे मूछाड़ा मालदेव कहते हैं। मूछाड़ा मालदेव के नाम से प्रसिद्ध है। मालदेव ये सोनगरा चौहान थे। तो एक बार फिर से चित्तौड़ पर चौहानों का अधिकार हो जाता है। खिज्जर खां के बाद में जालौर के मालदेव मूछाड़ा को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया और मालदेव की मृत्यु जब हो गई तो उसकी जो प्रशासन था उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उनसे वो नहीं संभाला गया और अवसर का लाभ उठा करके सिसोदा का सामंत था हमीर, महाराणा हमीर, ये सिसोदा के थे। इन्होंने चौहानों से वापस मेवाड़ प्राप्त कर लिया और इस तरह से एक बार फिर से रावल राजवंश की स्थापना मेवाड़ में हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे महाराणा हमीर को।